अब थोड़ी सी बात शिक्षा पर कर लेनी चाहिए। देश का 1 से 2% ही ऐसा विद्यार्थी है जिसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एजुकेशन के बराबर की एजुकेशन हिंदुस्तान में मिल पाती है। 5-6% तक ठीक ठाक सी एजुकेशन मिल जाती है, जो प्रोफेशन में कामयाब हो जाते हैं, समाज के लिए मॉडल बनते हैं। उनका उदाहरण भी हम लोग देते रहते हैं कि एजुकेशन इक्वलाइजर फैक्टर है, एजुकेशन एक ताकत का औजार है, सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, एक अच्छा जीवन बिताने का एक रास्ता बनाता है। लेकिन 90 से 95% बच्चों को एजुकेशन या तो ढंग की मिलती नहीं है या उससे वंचित भी रखा जाता है। आप ये देखिए कितने बड़े घोटाले मिड डे मील में हो जाते हैं। स्कूलों में प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, और देश के लगभग 1 लाख से ऐसे ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ सिंगल टीचर्स हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट फैकल्टी के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग के नाम से क्या हो रहा है? ये भला हो थोड़ा बहुत जो बाहर एजुकेशन मिलती है, कोचिंग सेंटर्स आ रहे हैं, नेट के ऊपर लेक्चर्स उपलब्ध हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक चीज़ें कर देती हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें और गंभीरता से देखें, क्या हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाना, नीट का हो, चाहे आईआईटीज़ के हों, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के नौकरियों के हों, चाहे एसएसबी के नौकरियों के हो, और एक कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक जो गुब्बारा बनाया हुआ है उसने बर्बाद कर रखा है। और दो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, एक एग्जामिनेशन में नकल नहीं रोकेंगे, समय पर रिजल्ट्स नहीं लाएंगे, और दूसरा नशा अगर संस्थाओं में जाने से नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़े नुकसान ऐसे हो जाएंगे जिनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम होगा और बहुत बार असंभव भी होगा। इसलिए शिक्षा प्रायोरिटी एरिया होनी चाहिए हर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और लोकल बॉडीज़ की। कोई भी पल्ला नहीं झाड़ सकता और जिम्मेवारी पेरेंट्स की भी कम नहीं है। जो भी अवरोध हों बच्चे की शिक्षा में, उन सभी अवरोधों को हटाना होगा, सख्ती से भी काम करना पड़ेगा। द्वारका में भारत मंडपम में लगभग 5 दिन दुनिया के 100 बड़े सीईओ, लगभग 20 हेड ऑफ द स्टेट्स और 135 के आसपास डेलीगेट्स और हज़ारों की संख्या में पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है। दुनिया के साथ एक्सपोजर और विशेष तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर हिंदुस्तान एक ज्ञान की प्रयोगशाला बनती है तो ये शान की बात है, सम्मान की बात है। और इतना बड़ा अगर आयोजन हम अगर सफलता से आयोजित कर देते हैं तो ये हमारी क्षमता को दर्शाता है। अगला जो रिसर्च है, अन्वेषण है, वो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा होगा। ये पोस्ट मॉडर्निज्म का नया एक दीपक है, एक नया मिरर है, एक नया आईना है। इसके साथ चलना ही चलना पड़ेगा। देश में एक वैज्ञानिक सोच और तर्क की बड़ी ज़रूरत है। कथावाचक और बाबाओं से, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मौला, मेरे देश को किसी तरह से सुरक्षित रखना। बाबाओं को जेल से आराम से पैरोल मिल जाती है, बार बार मिल जाती है, और
बहुत बार तो ऐसा भी देखने को आया है कि बाबा चुनाव को भी प्रभावित कर देते हैं। मेरे देश को, हे मेरे मौला, इन बाबाओं से बचाओ। दुनिया के टेक दिग्गजों की कहानियां और उनके सीईओ की जीवन यात्रा को देखें तो उससे पता लगता है कि बोर्ड की परीक्षाएं और एग्जामिनेशन ही सब कुछ तय नहीं करता। अधिकतर ने स्टार्टअप शुरू किए और बड़ी असफलताएं ली, बहुत बार जीवन के बड़े संघर्ष से भी गुजरे, लेकिन निरंतरता का क्रम जारी रहा और आज ऊंचे पदों पर और सफलता की नई सीढ़ियां उन्होंने प्राप्त की। इसका मतलब जीवन में निरंतरता, कंसिस्टेंसी, सीखने की जिज्ञासा अगर आपकी जारी है तो आपकी दूरी आसान हो जाती है और सफलता आपके साथ साथ चलती है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, चाहे सैमुअल ऑल्टमैन का है, चाहे हमारे जितने सीईओ हैं, किरण मजूमदार जैसे हैं, अगर इनके जीवन की कहानी किसी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है तो इनके जो तजुर्बे हैं वो स्वागत लायक हैं। देसी और विदेशी कंपनियों का अगर आप डीप रिसर्च करें तो एक बात जो अलग करती है वो ये है, हमारी इंडिजीनियस कॉरपोरेट्स हैं वो बाकी सब कुछ तो करती हैं, सब कुछ, लेकिन रिसर्च पे जितना पैसा, जितना प्रयास, जितना स्पेस, जितने संसाधन अन्वेषणों और अनुसंधान, रिसर्च एंड एनालिसिस पर देना चाहिए उतना नहीं देती हैं। ये एक डाइस फंक्शन है, माल फंक्शन है, ये त्रुटि है। इसको दूर करने से ही हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की कॉरपोरेट्स हैं उनका मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। ये स्लिप रोड है सिर्फ लाभ और लाभ की, उससे तो बचना ही बचना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में अगर टिकना है तो प्रतियोगिता देनी पड़ेगी और रिसर्च वो औजार है, वो हथियार है, वो साधन है, वो घोड़ा है जो आपको मुकाबला करने का मादा देता है। इन्वेस्ट इन रिसर्च। देश में दो बुराइयां बड़ी पनप गई हैं, एक नशा और दूसरा एग्जामिनेशन में नकल। ये दिमक की तरह से खोखला कर रही है समाज को। रायपुर का एक केस आया जहां गेट की परीक्षा यानी जनरल एप्टीट्यूड फॉर टेक्निकल एजुकेशन में नकल ब्लूटूथ से, और वो भी प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाना, ये प्रतिभा को किस तरफ ले जा रहा है? अगर हमारे बहुत काबिल और कामयाब नौजवान रास्ते से भटकते हैं तो समाज को नर्क बना देंगे। इसलिए समय रहते एथिक्स पे जोर देना आवश्यक है और एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको निडरता से और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा ताकि समाज में ठीक संदेश जाए, कानून का राज। हम एक सभ्य समाज में रहना चाहते हैं। पिछले दिनों FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स धड़ाधड़ होते जा रहे हैं। 36 कंट्रीज़ के साथ हमारे भी हो गए, यूरोप यूनियन के साथ, चाइना भी अफ्रीका के सभी देशों के साथ लगभग कर रहा है।
ये नए दौर की नई बातें होंगी। जब से अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया है व्यापार के खिलाफ, तब से दुनिया में एक हलचल पैदा हो गई है और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब पोस्ट मॉडर्निज्म में व्यापार एक ताकत की तरह से आया है और वैसे भी नव पूंजीवाद का समय आ गया है। पूंजी भी एक हथियार है, व्यापार भी एक हथियार है। व्यापार की जो सबसे बड़ी थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, जिसमें दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। एक जगह एक चीज़ बनती है, निर्मित होती है, या सेवा क्षेत्र है या सरप्लस पूंजी हो, दूसरी जगह उस काम आती है। जहाँ जिसके पास फालतू है दूसरी जगह चला जाता है, यानी विन विन है दोनों तरफ। और भाईचारे का भी अगर धरातल कोई तैयार होता है तो वो सिर्फ व्यापार से होता है। देखते हैं आगे बहुत कुछ होने वाला है ट्रेड के साथ। अब दुनिया युद्ध से नहीं जीती जा सकती, अब दुनिया व्यापार से जीती जा सकती है। जो निर्माण करेगा, जो सेवा देगा, जो पूंजी के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगा, वही प्रभुत्व में आएगा। देश में विनिर्माण के ऊपर बड़ी बातें हो रही है और विनिर्माण में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भागीदारी होती है तो MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो लेवल एंटरप्राइजेस, छोटे उद्योग। रोजगार भी सबसे ज़्यादा ही जाते हैं, लेकिन बजट में 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किया गया। बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिला इसको। 10,000 करोड़ को अगर स्टेट्स में बांट दें तो कितना सा आता है? मान लो 30-30 करोड़ एक स्टेट को मिलता है। यूपी में 20 करोड़ पॉपुलेशन है, अकेले यूपी में क्या मिला? पैसा अगर लगाते हो तो रोजगार बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने पड़ेंगे, मॉडल टाउनशिप बनानी पड़ेगी, और विदेश के जो मॉडल जहाँ पर धमाका हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, उनको अगर यहाँ थोड़ा सा म्यूटेशन करके उसी तरह के मॉडल लगाए जाएं तो इसमें बुराई क्या है? जैसे चाइना हमारे बराबर में मेगा कॉटेज इंडस्ट्री और सप्लाई चेन उन्होंने बनाई है, इसकी वजह से वहाँ निर्माण भी हुआ है, रोज़गार भी पैदा हुए और दुनिया में दूसरी बड़ी शक्ति भी हो गई। आज अमेरिका की GDP के 66% पे पहुँच गया है चाइना, और हम बहुत दूर खड़े हैं। लेकिन आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लोटिंग, हमको तेज रफ्तार से आगे चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें निष्पक्षता होने के अलावा दिखाई भी देनी चाहिए, और कुछ पद भी ऐसे होते हैं। लोकसभा में इन दिनों स्पीकर का पद बड़ी उलझन में, कंट्रोवर्सी में है, और अच्छा होता कि इस बहस को समय रहते करेक्ट कर लिया जाता, क्योंकि बहुत अधिक वाद विवाद से प्रजातंत्र के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और इन पदों पर बने हुए जो भी लोग हैं उन्हें निष्पक्ष जरूर होना चाहिए। आज जवाहरलाल नेहरू के समय 1954 में ये बात आई थी स्पीकर के लिए, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि ना हम विप लागू करेंगे, और जिसकी जैसा ठीक समझे पार्टी लाइन से बाहर भी होकर वोट कर सकता है। यानी निष्पक्षता
सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है।